नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविजन में। मैं हूं सूरज मोहन झा। कार्यक्रम है चर्चा सत्र। चर्चा सत्र में हम सदन में हुई जो कार्यसूची के तहत कार्य होते हैं उनके संक्षिप्त ब्यौरों के साथ आपके सामने आते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन था और हमने देखा आज जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष आए और प्रश्नकाल की उन्होंने घोषणा की, विपक्ष के सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर शोर शराबा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के सांसदों से अपील की कि वो प्रश्नकाल को चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और एक सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के साथ बैठक में एक सहमति बनी थी कि प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा और अगर विपक्ष के सांसद वेल में नहीं आते हैं और अपनी सीटों पर बैठते हैं तो संसदीय परिपाटियों और नियमावली के अनुसार उन्हें बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष के सांसद शोर शराबा करते रहे और वेल में आ गए। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल लेने की घोषणा की और पहला सवाल रेलवे से, नई रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ पूछा गया। उसके बाद दूसरा सवाल भारत नेट परियोजना से जुड़ा हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल जो भारत है, डिजिटल इंडिया है, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके बारे में विस्तार से मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को बताया। उन्होंने बताया कि लक्ष्य 5 लाख पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत जोड़ने का है, वाईफाई और फाइबर लाइनों से जोड़ने का है। उसके बाद बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, जो सवाल महाराष्ट्र के सांसदों ने किया, उसका जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। तो हमने देखा कि आज प्रश्नकाल में लगभग आधा घंटा काम हुआ, लेकिन विपक्ष के सांसद बराबर शोर शराबा करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने फिर उनसे अपील की थी कि संसदीय गरिमा का ध्यान रखते हुए प्रश्नकाल को चलने दिया जाए और संसद के नियमों के हिसाब से ही अगर कोई बात कहनी है तो उसे कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। चर्चा सत्र में इस समय अब तक के हुए कामकाज और आगे की कार्यसूची को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से हमने आज देखा, फिर आज तीसरे दिन बजट सत्र के प्रश्नकाल को बाधित किया गया विपक्ष के सांसदों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की, आग्रह किया कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, सदन को चलने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कोशिश हुई आधे घंटे तक, लेकिन फिर भी प्रश्नकाल पूरा आज फिर नहीं हो सका। आपने पूरे विस्तार से आज लोकसभा के एजेंडे पे जो प्रश्न प्रहर में जो क्वेश्चंस थे, जो देश के हितों से जुड़े हुए थे, उसके बारे में आपने देश की जनता को अवगत कराया। आज क्वेश्चन किसके थे? जो देश के दो बुनियादी हैं, मतलब रेल जो पूरे देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ने का काम करती है, या दूर संचार जो आज पूरी दुनिया को, और वाईफाई गांव के 5 लाख में, जैसा रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, पहुंचाने की बात हो। 1,54,000 गाँव में एंड यूज तक उन्होंने नोफेन से नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम किया है। तो इतने महत्वपूर्ण सवालों के देश की जनता लोकसभा चैनल को देख रही, जो लाइव प्रोसीडिंग देख रही, कि एक तरफ पूरे देश की कनेक्टिविटी चाहे रेल से हो, चाहे दूर संचार से हो, डिजिटल से हो, ये केवल प्रधानमंत्री का एम्बिशस नहीं है, बल्कि देश को दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम देश को आगे ले जाने का भी बड़ा कदम है। आखिर क्या बात है कि उस क्वेश्चन आवर में, जिसमें अधिकार आप बिल में भी हैं और अरविंद सावंत जी को सवाल भी पूछने का मौका सप्लीमेंट्री का दिया जा रहा है, स्पीकर साहब ने दिया, तो फिर पर्पज क्या है कि आप सदन बाधित भी कर रहे हैं, जहां बोलना चाहते हैं आप फिर उस शोरगुल में विपक्ष की बोल भी रहा है। तो इससे साफ है कि स्पीकर साहब ने तो यहाँ तक कहा, जैसे आपने कहा कि आग्रह, उन्होंने केवल आग्रह नहीं किया, उन्होंने कहा जिस विषय के लिए आप यहाँ आए हैं उस पर अगर आप चर्चा करने चाहता तो मैं पर्याप्त समय आपको चर्चा करने के लिए दूंगा। तो अगर स्पीकर जो हाउस को चलाते हैं और उन्होंने कह दिया कि आप शोरगुल मत करिए, पूरा देश की जनता देख रही है और हम आपको इन विषयों पर जिसके लिए आप आए हैं हम पर्याप्त अवसर देंगे, उसके बाद भी सदन को बाधित करते रहे। उन्होंने आधा घंटा निरंतर प्रयास किया। 221 नंबर नई रेल लाइन से जुड़े हुए सवाल थे, 222 जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से, फिर 223 वो भी महाराष्ट्र के बुलेट ट्रेन से था, लेकिन वो भी देश के
हाई स्पीड रेल की बात थी या सेमी हाई स्पीड रेल की बात हो या नेशनल हाई स्पीड सर रेल मैं इस पे कॉर्पोरेशन। आऊँगा। हमने देखा कि प्रश्नकाल को बाधित किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष में सभी दल उसमें शामिल हो ऐसा नहीं था। प्रश्नकाल में हमने देखा बहुजन समाज पार्टी के सदन में नेता रितेश पांडे ने सवाल पूछा, जैसा कि सांसद जी ने बताया कि शिवसेना के सांसदों ने भी सवाल पूछे। मूल प्रश्न प्रताप राव यादव जी का था, लेकिन उस सवाल जवाब में कुछ एक अनुपूरक प्रश्न सावंत जी को पूछना था, तो उसकी भी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष ने दी थी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हम देख रहे हैं कि विपक्ष में भी सभी दल शामिल नहीं है इस विरोध में, कुछ दल प्रश्नकाल में सवाल को पूछना चाहते हैं, वो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि विधायिका के तहत कार्यपालिका की जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। आपने साफ कर दिया कि देखिए, सवाल का जवाब मंत्रियों को देना होता है। तो यहाँ पे चाहे वो सत्ता पक्ष का सदस्य हो चाहे प्रतिपक्ष का सदस्य हो, वो मंत्री से जवाब ले सकता है। जो सवाल देश के क्षेत्रों से, जिलों से, राज्यों से जुड़े हुए जनता के सवाल हैं, तो इससे साफ है कि ये हथियार सदस्यों का है कि सबसे बड़ा उनका अधिकार है कि सरकार को, मंत्री को उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उसके अनुपूरक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और आज के इस पहर में आपने एक खास बात देखा कि बहुजन समाज पार्टी के सदस्य ने अनुपूरक सवाल पूछा, शिवसेना के सदस्यों ने अनुपूरक सवाल पूछा। तो इससे साफ है कि केवल कांग्रेस पार्टी इस सदन को नहीं चलने देना चाहती, कांग्रेस पार्टी सदन की चर्चा में नहीं भाग लेना चाहती, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के जुड़े हुए सवालों पर अनुपूरक नहीं पूछना है। तो आखिर ये लोकतंत्र की फिर कुठाराघात नहीं है या लोकतंत्र पे हमला नहीं है। जब स्पीकर साहब कह रहे हो कि हम आपको बोलने का अवसर देंगे, विपक्ष को प्रश्न पूछने का अवसर दे रहे हैं, उस सदन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी आप आसन के पास आकर के और उसको लगातार बाधित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो, या आप कह रहे हैं, तो आखिर उस पर कई बार चर्चा हो चुकी। फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं आप चर्चा कर लीजिए, एग्रीकल्चर पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा राज्यसभा में, तो उन डिमांड्स पर ग्रांट्स में विभागों की चर्चा होगी। तो आखिर क्या हो रहा है? ये पहली बार मतलब एक तरह से मॉकरी ऑफ द डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश की जनता इनको जवाब देगी। बिल्कुल। सर आपने एक सवाल खुद अनुपूरक प्रश्न आज आपने पूछा था। मूल प्रश्न तो जगदलपुर तक ट्रेन पहुंचाने का था, जो कि बहुत ही निहायती महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि जगदलपुर जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, वो हमने देखा है पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है, और एक मुख्य शहर है बस्तर, सुकमा, उन सभी 7-8 जिलों को जोड़ता है वो। और मूल प्रश्न वहाँ था, लेकिन जो मूल प्रश्न था वो कांग्रेस के ही जो बस्तर से सांसद थे उनका था, वो तो नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद उसके अनुपूरक प्रश्न आप लोगों ने पूछे थे, तो उसके विषय में कुछ बताएं। इसलिए कि महत्वपूर्ण सवाल है। अगर देश के आदिवासी इलाके जहाँ आज भी कनेक्टिविटी न होने के कारण नक्सल प्रॉब्लम्स है, वो चाहे जगदलपुर का इलाका हो, चाहे बस्तर का इलाका हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरह का जो क्षेत्रों में एक असंतुलन है, जिसको क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेज कहते हैं, उस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले नीति आयोग को निर्देशित किया। नीति आयोग को कहा प्रधानमंत्री जी ने कि आप देश के उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए कि जहाँ हेल्थ पे, पैरामीटर पे, एजुकेशन के इंडेक्स पे, और मतलब लोगों को न्यूट्रिशन की हो, या मोर्टेलिटी रेट की बात हो, या विकास मतलब कनेक्टिविटी की बात हो, इन पे आप आइडेंटिफाई करिए। ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षा जनपद, जो कुछ सर्टेन इंडेक्स पे या सर्टेन पैरामीटर्स पे अभी भी दूसरे जनपदों की तुलना में पीछे हैं। तो ऐसे जनपदों में हमारी इस सरकार की नीति हुई। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 8 जनपद ऐसे नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमारा सिद्धार्थनगर भी है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है। तो ऐसे जनपद में उनको रेल लाइन से जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन स्वीकृत किया। तो आज जब इस तरह से आदिवासी इलाके में, आकांक्षा जनपद में आज उससे जुड़ा हुआ सवाल था, उन्होंने नहीं पूछा, तो हमको स्पीकर साहब ने अनुपूरक पूछने का मौका दिया, और उस पर आपने देखा माननीय मंत्री जी का जवाब आया। माननीय मंत्री जी ने कितना कहा कि ये 7-8 MP हमसे लगातार मिलते रहे, और प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि नई आकांक्षा जनपदों में नई रेल लाइन की स्वीकृति होनी चाहिए, और उसकी स्वीकृति हुई। और उन्होंने कहा कि उसके DPR सर्वे सब सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम राज्य सरकार को ज़मीन के अधिग्रहण के लिए लिख रहे हैं। तो आज इस सवालों से कितना बड़ा देश की जनता को संतोष मिलता होगा
कि ये बरसों की आज़ादी के बाद से मांग थी कि यहाँ रेल लाइन होनी चाहिए, और उस रेल लाइन का जवाब अगर सरकार की तरफ से आए कि हम अब इस पर कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस सदन में कोई सार्थकता हो सकती है, इससे ज़्यादा अच्छी कोई चर्चा या इससे अच्छा जनता के लिए जो पार्लियामेंट का मकसद है हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था वो पूरा हो रहा है। और वो उस मकसद को न पूरा करके केवल सदन में 3 दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी सदन को रोकने का प्रयास कर रही है, सदन को बाधित कर रही है, तो आखिर वो देश के सामने क्या संदेश देना चाहती है? सर, एक जो सवाल महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था आज बुलेट ट्रेन से संबंधित था। मूल प्रश्न तो मुंबई से नागपुर के बीच बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर था, लेकिन जिस तरह से हमने देखा बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी ने जब से शासन संभाला था उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रहा है। और मंत्री जी ने बताया किस तरह से गुजरात में काम 95% काम पूरा हो चुका है लैंड एक्वायर वगैरह का। महाराष्ट्र में चूंकि सरकार दूसरी है, शिवसेना की सरकार है, वहाँ पे लैंड एक्वायर को लेकर उतना सहयोग नहीं मिल रहा है और भी चीज़ों का सहयोग नहीं है। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने बताया कि मुंबई और नागपुर का तो उन्होंने अभी तो बताया कोई दूर की कौड़ी है क्योंकि उसमें राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे थे शिवसेना और सरकार की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, उसको उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं था। आप ये बताइए कि हम दुनिया से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं। दुनिया में हम जब कभी जापान अगर चले जाते हैं, कभी चाइना चले जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो जब वहाँ की बुलेट ट्रेन्स में या हम मेट्रो में बैठते हैं तो उसकी स्पीड देखते हैं तो कहते हैं काश हमारे भारत की भी ट्रेनों की स्पीड होती। तो अगर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद उस यूरोप की, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की, जापान की, अगर उन ट्रेनों की स्पीड में जैसी बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद आर्थिक राजधानी को जोड़ना चाहते हो, हाई स्पीड रेल ट्रेन, मतलब हम लोग कहते थे ना कि साहब वही स्टीम की इंजन चलते रहेंगे, हमको वही 200 किलोमीटर 8 घंटे पहुंचने में लगेगा पूरी रात। तो अगर आज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित हो रहा है, आपने देखा गुड्स के लिए अभी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है डेडिकेटेड कॉरिडोर फ्रेट ट्रेन, मतलब गुड्स के लिए अलग लाइन ही कर दी जाएगी ट्रेन के लिए, जिससे हम स्पीड बढ़ाएं। तो हम तो ये दुनिया के एट पार खड़े होने जा रहे हैं। अब उस पर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज बात कर रही है तो बॉम्बे के जो कुर्ला और बीके कॉम्प्लेक्स है, बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे उनको स्टेशन बनाने के लिए ज़मीन देना है। तो ज़मीन लैंड राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। अब अगर महाराष्ट्र की मौजूदा वर्तमान सरकार उद्धव ठाकरे की वो ज़मीन स्टेशन बनाने के लिए नहीं देगी तो अवरोध नहीं है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र जो एक तरह से आर्थिक राजधानी थी उसको वो प्रतिकूल दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। हम तो वहाँ पे हाई स्पीड देना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि आज इतना अगर कहना पड़ा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग के कारण हम तो वहीं के हैं, हम वहीं पले हैं, वहीं पैदा हुए हैं और हमारी सरकार करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार का असहयोग है, तो ये कोई आरोप नहीं हमारा है। हम उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं महाराष्ट्र के विकास के लिए। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं, जिस तरह से रेल मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है, उसके जवाब में हमने देखा जो अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका जब प्रताप राव यादव जी को मिला था तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि मुंबई से अहमदाबाद जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनको शिफ्ट करने का कुछ हो गए हैं, जिस वजह से उसका जवाब रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब ने दे दिया था कि ये सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि राज्य सरकार ने जो कोविड या तमाम चीज़ों में जो कुव्यवस्था रही उस वजह से ये परिस्थिति अगर हुई है तो उत्पन्न हुई होगी। तो इसका उत्तर हम अगर उद्धव ठाकरे से ये पूछें कि दिल्ली से मुंबई हमारी सरकार मोदी जी के आने के बाद एक नई नेशनल हाईवे बनाने जा रही है, पूरा नया अलाइनमेंट है। जो आपने अभी बस्तर और झाबुआ हुआ का सवाल उठाया है, शायद उस तरफ से ये दिल्ली से अलाइनमेंट निकल रहा है। अभी दिल्ली से मुंबई जाने में मतलब बाई रोड अगर आप जाएं तो शायद 35-36 घंटे लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। और अगर 14-15 घंटे में, आधे से कम समय में कितना बड़ा खर्चा आ रहा है कि एक नेशनल हाईवे पूरे न्यू अलाइनमेंट के साथ, तो ये क्या दिशा है। तो अब अगर हम दिल्ली और बॉम्बे को जोड़ रहे हैं मुंबई को, तो दिल्ली मुंबई को कॉर्पोरेट घराने के लिए जोड़ रहे हैं। अरे दिल्ली मुंबई के बीच में कारोबार है, दिल्ली अहमदाबाद में है, अहमदाबाद का मुंबई से है, मुंबई का कलकत्ता से है। कितनी छोटी सोच है कि ये आखिर इन राजधानियों को हम नहीं जोड़ेंगे। जोड़ तो मुंबई से रहे हैं, उनको स्वागत करना चाहिए।
और वो देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट हाउस, बुलेट ट्रेन पे केवल कॉर्पोरेट हाउस का आदमी चलेगा। आज की जहाज़ पे चप्पल पहन करके हमारी उड़ान योजना में चल रहा है। कितनी ट्रैफिक, 27% हर साल एयर ट्रैफिक बढ़ रही, कोविड के बाद जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ी है। तो आज अब हवाई जहाज़ का सपना रह गया है केवल कॉर्पोरेट हाउस। बिल्कुल, उड़ान योजना के तहत हमने देखा है कि देश के कई छोटे शहरों को भी में एयरपोर्टों का निर्माण हुआ है। मैं ख़ासतौर से बिहार के दरभंगा से आता हूं, हमने खुद उसको अनुभव किया है और आंकड़े बताते हैं 5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अब तक उसमें सफ़र कर लिया। सर, मैं आखिरी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे, भारत नेट परियोजना के विषय में जो सरकार की एक लक्ष्य है कि 5 लाख ग्राम पंचायतों को इसके दायरे में ले आया जाए ताकि डिजिटल इंडिया का सपना पूर्णतः साकार हो और जितनी योजनाएं हैं वो पारदर्शी तरीके तक लोगों तक पहुंचे। मंत्री जी ने वैसे तो विस्तार से आंसर दिया, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बात तो देश की जनता को ये समझ में आ जाए कि वाकई ये भारत नेट योजना है क्या, या डिजिटल इंडिया है क्या। और इन गांव में अगर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से अगर इस गांव को जोड़ दिया जाएगा तो गांव के लोगों को क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि जब ये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जो गांव जुड़ गए 1,54,000, उस गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जाएगा, वहीं के किसी व्यक्ति को रोज़गार मिल जाएगा। तो उस गांव के व्यक्ति को सड़क पे आके, शहर में आकर के अपने छात्रवृत्ति के लिए, पेंशन के लिए, खतौनी के लिए, किसी कागज़ के नकल के लिए, किसी चीज़ के लिए जो अभी उसको 500 रुपया खर्च करके किसी गांव से सिद्धार्थनगर आना पड़ता, बांसी के सिद्धार्थनगर के, या भागलपुर के गांव से भागलपुर आना पड़ता, वो नहीं आना पड़ेगा। जो शहर में आकर के सीधे वो अपने गांव बैठे हुए उस CSC से, कॉमन सर्विस सेंटर से वो अप्लाई करेगा और वहीं उसको मिल जाएगा। चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, जाति का प्रमाण पत्र हो, छात्रवृत्ति का हो, या कोई योजनाओं में उसने अगर अप्लाई किया तो उसका लाभ मिल जाएगा। वाईफाई, मतलब हम दुनिया के साथ जुड़ जाएंगे। तो अब भारत के गांव में ये कभी सपना था कि हम अपने ज़िले से नहीं जुड़े रहते थे, तो आज वो सपना पूरा होगा जिसको विस्तार से रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है। और ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी तो आपने देखा होगा भी अंडमान के सी के अंदर भी कि किस तरह से हो कि जोड़ें। तो आप सोचिए कि वो तो लद्दाख से लेकर के, लेह से लेकर के, अंडमान से लेकर के और लक्षद्वीप तक वो सब जगह जोड़ रहे हैं, लक्षद्वीप के अंदर से भी गया। बिल्कुल सर। सर, धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की और प्रश्नकाल के तमाम प्रश्नों के विस्तार से चर्चा की। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सदन जब 12:30 बजे बैठे तो सुचारू रूप से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे, जो भारत नेट परियोजना की बात हो रही थी कि डिजिटली भारत को जोड़ने का और तमाम योजनाएं जो हैं वो पारदर्शी तरीके तक आम जन तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए कितना ज़रूरी है। सरकार का लक्ष्य है कि 5 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के तहत जोड़ा जाए। हमने देखा आज कोई महत्वपूर्ण प्रश्नकाल में पूछे गए थे। 12:30 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद जब सदन बैठेगा तो कई महत्वपूर्ण विषय आज कार्यसूची में शामिल हैं। जब 12:30 बजे सदन बैठेगा तो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद आज अगर हम बात करें तो विधायी कामकाज के तौर पर 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी आज कार्यसूची में शामिल है और साथ में यूनियन बजट, जो केंद्रीय बजट है, उसके तहत अनुदान की मांगों के तहत रेलवे और शिक्षा, 2 महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा के लिए सदन में रखे गए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अभी हम आपसे विदा लेते हैं कि 12:30 बजे जब सदन बैठेगा तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।